नमस्कार साथियों, आप सभी का गुरुकुल में फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को सेना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, हम इसकी कामना करते हैं। आज हमारा मुद्दा थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो भी कुछ चल रहा है उसकी वजह क्या है। हमारा आज का मुद्दा है वाई आर यू फेलिंग। लगातार फेल होने के पीछे कारण क्या है। कभी प्रीलिम्स में आउट हो जाना, कभी किसी और स्टेज पे आउट हो जाना, कभी फाइनल मेरिट आउट हो जाना, इनके पीछे कारण क्या है। अगर आप इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा देख पाएँ। भले ही स्पीड ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा पूरा देख पाएँ। मैं बहुत लंबा इस वीडियो को करूँगा भी नहीं, थोड़े ही समय में कोशिश करूँगा कि मैं ये चीज़ें बता पाऊँ। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद गुरुकुल पे इतना विश्वास बनाए रखने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप देते रहेंगे। देखिए, एग्ज़ाम जस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो पूरी लाइफ नहीं है, लेकिन उस लाइफ को बेहतर तरीके से जीने के लिए एक मिडिल क्लास एस्पिरेंट के पास या एक लोअर मिडिल क्लास एस्पिरेंट के पास एक ही रास्ता होता है, वो है एक अच्छी नौकरी को पाना। वो नौकरी सरकारी हो सकती है, कॉरपोरेट हो सकती है, कोई भी, लेकिन एक अच्छी नौकरी को पाना ही उसके पास एकमात्र रास्ता हम शायद कह सकते हैं कि होता है। लेकिन लगातार उसमें सफलता ना मिलना, उसके पीछे कारण भी शायद यही है कि हम कंफर्ट में रहते हैं, हम कंफर्ट में जीना चाहते हैं। कुछ चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करिएगा, अगर आपसे वो हो पाए तो। आपने अक्सर देखा होगा, आप ही के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार या आप ही के साथ पढ़ाई करने वाले एस्पिरेंट्स की नौकरी लग जाती है, आपकी नहीं लगती। उनके एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं, आपके नहीं होते। ऐसा क्यों? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिसकी नौकरी लगती है, जिसके एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, उसके सभी एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। चाहे वो यूपीएससी दे, एसएससी दे, या कोई और बैंकिंग टाइप का एग्ज़ाम दे, या कुछ भी दे, जिसके एग्ज़ाम क्लियर होते हैं उसके सभी एग्ज़ाम क्लियर होने लगते हैं, और जिसके नहीं होते उसके कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे होते। तो क्या आपको सही में लगता है कि कारण एग्ज़ाम की टफनेस, एग्ज़ाम का कंपटीशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन असल में उतना है ही नहीं जितना दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा परेशानी आती है एस्पिरेंट को अपने आप को मैनेज करने में। वो अपने आप को कंफर्ट से बाहर नहीं देखना चाहता, बिल्कुल नहीं देखना चाहता। आपके साथ भी होता होगा या शायद नहीं, इस बात से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। जब एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आता है, हम तभी पढ़ाई करना शुरू करते हैं। और जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं, जब एग्ज़ाम में मान लीजिए 30 दिन रह जाते हैं, तो उसमें से भी हम सोचते सोचते 7 दिन, 8 दिन ऐसे ही निकाल देते हैं। और फिर जब 10-12 दिन, 20 दिन रह जाते हैं, हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। और पढ़ाई करते ही हमें पहला एहसास आता है, अरे यार, अगर ऐसी पढ़ाई मैं बहुत पहले से कर रहा होता तो ये एग्ज़ाम तो कुछ भी नहीं है, ये एग्ज़ाम है ही क्या, इसे तो मैं कब का निकाल देता। मात्र 10 दिन पढ़ाई करके हमें ये लग जाता है कि कितना आसान है, और तुरंत हम अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने के लिए कहते हैं, इस बार तो समय चला गया, अगली बार मैं एग्ज़ाम को फोड़ दूंगा। पेपर देकर वापस आते ही मैं तुरंत के तुरंत इतनी कठिन पढ़ाई करूंगा कि एग्ज़ाम अगली बार तो निकलेगा ही निकलेगा। और एग्ज़ाम देकर आते हैं, एक दिन का रेस्ट लेते हैं, 2 दिन का रेस्ट लेते हैं। वो 1-2 दिन का रेस्ट कब 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, और बदलते बदलते 1 साल का रेस्ट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ बात एग्ज़ाम की टफनेस की नहीं, हमारी मेंटालिटी की है। हम उसे डील कैसे करते हैं। हम ये जो हमें अपने आप को कंफर्ट देने की, रेस्ट देने की आदत है, पता है दिन की समस्या क्या है? आप अगर खुद को कितना भी बड़ा एस्पिरेंट, कितना भी बेहतर एस्पिरेंट मानते हो, अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल कर रहे हैं तो यकीनन आपका
आप निकालिए अपने लास्ट के एक वीक का कि आपने पूरे वीक में क्या क्या प्रोडक्टिव किया है, और आप देखेंगे कि अधिकतर समय का आपके पास हिसाब ही नहीं है कि उस समय में क्या किया, कि पता ही नहीं क्या किया। आप हिसाब ही नहीं लगा पाएंगे कि आपने उसमें क्या किया। आपने पढ़ाई की शायद 2-4 घंटे, 6 घंटे, बाकी पता नहीं कहाँ चला गया। सोए भी 2-4 घंटे, इधर उधर देखा, फ़ोन में लग गया, समय पता ही नहीं चलेगा, उस हिसाब ही नहीं मिलेगा कि वो समय चला कहाँ गया। क्यों? क्योंकि वो जब मैं खाना खाने बैठ जाता हूँ, खाना खा के 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ तब पढ़ूंगा, वो 5 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाएगी पता नहीं चलता। मैं बाज़ार से आया, 5 मिनट बैठ जाता हूँ तब करूँगा, 2 मिनट बैठ जाता हूँ तब करूँगा, अभी सो के उठा हूँ, 2 मिनट पहले फ्रेश हो जाता हूँ उसके बाद करूँगा, वो 2 मिनट 5 मिनट आपका पूरा दिन कहाँ चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता। यही एक समस्या है। दूसरी समस्या है कि हम समय की इज्जत नहीं करते, समय की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें लगता है एक अटेम्प्ट ही तो है, कोई बात नहीं, अगले वाले में निकाल लेंगे, अगले वाले को तो फोड़ दूंगा मैं, अगले वाले को तो मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता, एक अटेम्प्ट ही तो है। क्या आपको पता है एक अटेम्प्ट की अहमियत क्या होती है? आपने कभी निकालने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है कि एक अटेम्प्ट की अहमियत क्या होती है? एक अटेम्प्ट सिर्फ 1 साल नहीं है, आपको वो समझना होगा। आपको लगता है कि वो सिर्फ 1 साल है, असल में जब आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम का हो सकता है, CSC CAPF किसी भी एग्ज़ाम का हो सकता है, 2026 का अटेम्प्ट आप देने वाले हैं। आपने सोचा कि यार 26 का अटेम्प्ट तो मुझसे नहीं हो पाएगा, समय चला गया है, मैं 2027 का अटेम्प्ट करता हूँ। अब 2026 से 2027 1 साल तो ऑलरेडी चला गया, ठीक है। 2027 से ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसे पता नहीं पूरा होने में कितना समय लग जाए। अब देखिए CAPF 2024 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं हुई है, पता नहीं कितना समय लग जाए। अब इसमें जो समय लगेगा, मान लीजिए कि ये लोग 2026 के मार्च अप्रैल तक ज्वाइन करते हैं, फिर 1 साल इनकी ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद ये ज्वाइन करते हैं। यानी कि अगर किसी ने 22 की उम्र में भी 2024 का एग्ज़ाम निकाला होगा तो उसे कमीशन्ड होते होते 2000 मतलब उसे कमीशन्ड होते होते उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो जाएगी। यानी उसने 22 की उम्र में भी एग्ज़ाम निकाल लिया तो भी कमीशन्ड होते होते उसकी उम्र 25 से पार निकल जाएगी। और अगर आप 2027 में ये एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको कमीशन्ड होने में 2030 के लगभग आ जाएगा। आप चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, इतना समय तो लग जाता है। यानी कि आप 22 की उम्र में भी अगर ये एग्ज़ाम को निकाल लें तो भी 25 से पार हो जाएंगे। और अगर आपको 2-3 साल एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए हो गया और आप लगातार फेल हो रहे हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप 22 से तो ज़्यादा ही हैं। 23-24 भी हो सकते हैं, कोई 21-22 भी हो सकता है, लेकिन 23-24 भी हो सकता है। तो यानी आपको, अगर आप यही 2026 का एग्ज़ाम भी निकाल लें तो भी आपके 2 से 3 साल कमीशन होने में लग जाएंगे। और गवर्नमेंट आपको 60 साल में रिटायर कर देती है, जब आपकी 60 ईयर्स की एज होती है तब आपको रिटायर कर देती है। यानी आपका हर एक अटैम्प्ट यहाँ से 3 साल लेके जा रहा है। आपको लगता है यहाँ से 3 साल लेके जा रहा है, नहीं, आपकी ज्वाइनिंग से 3 साल नहीं लेके जा रहा, वो आपकी रिटायरमेंट से 3 साल लेके जा रहा है। मानिए कि आपने 24 की उम्र में एग्ज़ाम निकाला और किसी कैंडिडेट ने 21 की उम्र में एग्ज़ाम निकाला, इसे कमीशन्ड होते हुए 24 साल की उम्र हो गई, इसे कमीशन्ड होते हुए 27 की हो गई, दोनों में 3-3 साल का। अब जो सर्विस करने को मिलेगी इस कैंडिडेट को जिसकी उम्र 24 साल है, इसे 60 तक की मिलेगी और आपकी 27 को भी 60 तक की मिलेगी। इसे टोटल 36 ईयर्स ऑफ सर्विस मिलेगी, शायद इतनी ही मिलेगी, देख लीजिएगा आप। 36 साल की सर्विस इसे करने को मिलेगी और वहीं पर इसे मिलेगी 33 ईयर्स। देख रहे हैं कि आपके लास्ट के 3 साल चले गए जब रिटायरमेंट आने वाली थी। और सोच के देखिएगा कि इन 33 साल बाद आप किस पोजीशन पे होंगे, इन 36 साल बाद आप किस पोजीशन पे होंगे। तो आपका लास्ट का प्रमोशन आप अपने हाथों से छीन रहे हो, जस्ट एक अटेम्प्ट को वेस्ट करके। जब प्रमोशन होने वाला होगा तब आप रिटायर हो जाओगे।
सोच कर देखिए कि 33 साल बाद 36 साल बाद क्या सैलरी होगी और 3 साल की सैलरी कितनी होगी। 36 साल बाद 33 साल बाद आप किस रैंक पे होगे, आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, आप कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस कर सकते हैं, आप देश की कितनी सहायता कर सकते हैं, आप कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन आप रिटायर हो जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पे 1 साल वेस्ट कर दिया था। और ना सिर्फ ये बात सिर्फ रिटायरमेंट की है, अभी देखिए आपकी जो उम्र है तैयारी करने की और ज़िंदगी जीने की, वो लगभग दोनों सेम होती हैं। 20 से 30 के बीच में ही आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं और 20 से 30 के बीच में ही आपको ये तैयारी करनी होती है, नौकरी लेनी होती है। क्योंकि 20 से पहले लगातार पढ़ाई और नो इनकम, तो आप ज़िंदगी जी नहीं सकते जैसे आप चाहते थे। और 30 के बाद आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे और आपके माता पिता जो बूढ़े हो रहे होंगे, बीमार हो रहे होंगे। बुढ़ापे में बीमारी होना, अस्वस्थ होना आम बात है। तो उसके बाद आपको उनका ध्यान रखना है और अपनी सर्विस करनी है, देश की सेवा करनी है। आप देश सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, बीवी बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई। 30 के बाद ये सब करना होगा। तो आपके पास जो उम्र बची वो बची 20 से 30 की। इसी में आपको तैयारी भी करनी है और इसी में आपको अपनी ज़िंदगी को भी जीना है। अब आप ये जो 20 से 22, 23, 24, 25, 26 तैयारी के पीछे निकाल रहे हो सारी चीज़ें, इसमें आप अपनी पूरी ज़िंदगी को भी वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ना तो आप पढ़ाई कर रहे हो, ना ही आप इन्जॉय कर रहे हो। दोनों में से एक काम तो करो यार, या तो पढ़ाई को छोड़ करके इन्जॉय कर लो, या फिर इन्जॉय छोड़ करके 1 साल पढ़ाई कर लो कि 1 साल पढ़ाई करूँगा, 1 साल पढ़ाई करके मुझे मेरी नौकरी मिल जाएगी, फिर 8-9 साल मैं अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा। लेकिन ना तो ज़िंदगी ही जी पा रहे हो, ना तैयारी ही कर पा रहे हो। दोनों ही सिचुएशन आप साथ साथ लेके चल रहे हो कि दिन में 6 घंटे मस्ती कर लेता हूँ, 2 घंटे पढ़ लेता हूँ। उससे ना तो मस्ती ही पूरी हो पाई, ना तो किसी दोस्त के साथ बाहर जा ही पाए, ना घूम ही पाए, ना खा पी पाए। अस्वस्थ हो रहे हो, बाल उड़ रहे हैं, पेट निकल रहा है, कितनी समस्याएं लेके घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है कि आप 1 साल सब कुछ छोड़ करके मेहनत कर लें और बाकी एंजॉय कर लें। तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा, अपने आप को 1 साल दीजिए, 1 ईयर ओनली, और कहिए कि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मेहनत करूंगा ताकि मैं बाकी समय एंजॉय कर सकूं। तो देख रहे हैं आप कि उधर रिटायरमेंट पे आपको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इधर जवानी का नुकसान हो रहा है। लाइफ भी गई, पैसा भी गया, देश की सर्विस भी गई, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप दिन में 2-4 घंटे रोज वेस्ट कर देते हैं। तो वाई यू आर फेलिंग? क्योंकि आप समय की इज्जत नहीं करते हैं। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा, पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन एक ही लाइन है, शायद समझिए। समय बहुत कम है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। समय बहुत कम है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो लोग लगातार 1 साल मेहनत कर रहे हैं ना, 1 साल 2 साल उन्होंने कह दिया कि मैं एंजॉय नहीं करूँगा, मैं 1-2 साल कुछ और नहीं करूँगा, मैं 1-2 साल सिर्फ मेहनत करूँगा, सिर्फ मेहनत करूँगा, उसके बाद बाकी टाइम में एंजॉय करूँगा। जो ये पर्सपेक्टिव को लेकर चल रहे हैं वो एक ही साल में 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम तक निकाल लेते हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना। ज्योग्राफी बदल नहीं जाएगी एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, हिस्ट्री बदल नहीं जाएगी, अकबर था अकबर ही रहेगा, 1857 की क्रांति थी 1857 की ही रहेगी। वो CDS में 1842 की नहीं हो जाएगी, CAPF में 1863 की नहीं हो जाएगी, CSC में 1942 की नहीं हो जाएगी। सब्जेक्ट वही रहेगा। अगर आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप हर एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी दोस्त, समय बहुत कम है, अर्जेंसी क्रिएट करो। समय को बर्बाद करना, 1-2 घंटा बर्बाद करना, बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। मैंने बताया था कि घंटों में समय को देखा करो, मेरी लास्ट वीडियो जा करके देखिएगा, मैंने बताया था टाइम को मैनेज कैसे करें, घंटों में समय को कैसे देखें। आप 2-4 घंटे भी इधर उधर करके कितना बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं, आपको ये गलती पहचाननी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एंजॉय करना छोड़ दो, बिल्कुल जीवन जीना छोड़ दो, नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दिन के कुछ घंटे, वो 10 घंटे हों, 8 घंटे हों, जितने हों, अगले 1 साल में पढ़ाई को दूंगा। उसके अलावा भी तो 14 घंटे बचते हैं, उनमें कर लो।
उनमें सो जाओ, उनमें घर के काम कर लो, उनमें बाकी एंजॉय कर लो। 14 घंटे तो बचते हैं ना भाई। सभी के दिन में 24 घंटे होते हैं शायद, मेरे तो होते हैं, आपके भी होते होंगे। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, 1 साल इस समय को बांध लो कि इतने घंटे मैं अगले 1 साल केवल और केवल मेहनत को दूंगा, ताकि मैं बाकी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूं, और अपने जो इस सर्विस में भी मैं जाऊंगा, उस सर्विस में अपने अंत के समय को भी मैं बचा सकूं। आपको ये बात समझनी हो तो बस दिन के ये कुछ घंटे दीजिए, अगले 1 साल मेहनत कीजिए और हो जाएगा। दूसरी समस्या, वाई यू आर फेलिंग, दूसरी समस्या भी समझिएगा। दूसरी समस्या है उन लोगों के साथ में जो लोग मेहनत तो लगातार कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो शुरू करने से डरते हैं, शुरुआत से डरते हैं। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये क्वेरीज सारा दिन आती हैं, और मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि सब बच्चे तो पूछते भी नहीं हैं, कुछ तो अपने आप में ही रहते हैं और अपना कितना समय बर्बाद करते हैं। तो जो पूछ लेते हैं वो तो फिर भी ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो पूछ भी नहीं पाते कि क्या बात है, कैसे कर सकते हैं, जो डरते हैं, शर्माते हैं या अपने आप में ही लगे रहते हैं, उनके लिए है। ये बातें कहीं लिखी नहीं है, बस किसी ने मुझसे पूछा, मेरे मन में ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबको बता दूं। तो जो शुरुआत करने से डरते हैं, शुरुआत करने से डर उनकी समस्या बन के बैठा हुआ है। कैसे? एक बच्चे ने 4 साल पहले तैयारी शुरू की। उस समय उसने जो भी किताबें पढ़ी, वो चाहे NCERT थी, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक्स थी, चाहे उसने कोई वीडियो फाउंडेशन कोर्स लिया, चाहे उसने यूट्यूब से किया, उसने उसके नोट्स बना लिए। ठीक है, अपनी किताबें उसने बना ली, छाप ली, मैप बना लिए, और हर बार जब भी वो फेल हुआ, उसने दोबारा उठा के ये नोट्स उठाए, दोबारा वही वीडियो देखने की कोशिश भी नहीं की, किताब पढ़ने की कोशिश भी नहीं की, PYQ करने की कोशिश नहीं की, वो नोट्स उठाए और हर बार पढ़ना शुरू किया। अरे भाई, ज़रूरी थोड़ा ही है कि दिक्कत पढ़ने के तरीके में हो सकता है ये चीज़ें ही गलत बनाई हो। असल में समस्या क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ कि एस्पिरेंट क्या सोचता है, एक कैंडिडेट क्या सोचता है। कैंडिडेट सोचता है कि ये जो दौड़ है, ये पॉइंट A से पॉइंट B की है, ठीक है, और पहला 1 साल, मान लीजिए ये पूरी 1 किलोमीटर की दौड़ है, और पहले 1 साल में 100 मीटर चला गया। अरे मैंने हिस्ट्री तो कर ही ली ना, मैंने ज्योग्राफी तो कर ही ली ना, वो तो मेरी अच्छी है, अब मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो दूसरे अटैम्प्ट में वो यहाँ से आगे बढ़ता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ। फिर तीसरे अटैम्प्ट में यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है, और यहाँ तक जाते जाते हो सकता है उसके अटैम्प्ट ही ख़त्म हो जाए, उम्र ही ख़त्म हो जाए, कितने साल उसने लगा दिया। वो हर बार ये सोचता है ये तो मैंने कर ही लिया ना, ये तो हो ही गया ना। तो वो इसे एक सीधी रेखा की दौड़ समझता है कि इतना तो मैंने कवर कर लिया, इतना तो मैंने कवर कर लिया, इतना तो मैंने कवर कर लिया, जबकि पीछे की चीज़ें शायद सही से कवर हुई भी नहीं थी। तो मेरे भाई, ये जो दौड़ है, ये सीधी रेखा की दौड़ नहीं है, ठीक है, जिसे आप ये सोच रहे हो कि ये सीधी रेखा की है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, पहुँच जाऊँगा, नहीं, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। और आपको, जब आप फेल होते हो, ये पॉइंट A है, जब आप फेल होते हो तो आप वापस इसी जगह आके खड़े हो जाते हो। हर बार आप, ये इतना आपका कवर नहीं हो गया, इतना आपका कवर नहीं हो गया, इतना आपको हर बार फिर से शुरू से शुरू करना होगा, हर बार वहीं पे पहुंचना होगा, हर बार वहीं पे वो सारा सर्कल हर बार रिपीट करना होगा। जब आप फेल होते हो तो आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आके खड़े हो जाते हो। लेकिन एस्पिरेंट इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वो वहीं पे आके खड़े हैं। वो कहते हैं मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते। दूसरों को भी बताते हैं कि अरे मैंने 3 साल तैयारी करी है, तेरा गाइडेंस गलत है, तेरा ये पढ़ने का तरीका गलत है। दोस्त, पढ़ने का तरीका आपका गलत है, तभी आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए। आप ये सोचते हो कि मैंने 4 साल में क्या सीख लिया। अरे 4 साल में अगर आपने चीज़ें शुरू से शुरू हर बार करके कोशिश की होती कि मैं NCERT से पढ़े हुए दोबारा पढ़ लेता हूँ, नोट्स से नहीं पढ़ता, एक बार फिर नोट्स बना लेता हूँ, हर बार दोबारा नोट्स बना लेता हूँ, मैं
जब तक आपका वो वेरीफाई ना हो जाए कि मेरे नोट्स अच्छे हैं, उससे PYQ सॉल्व ना होने लगे। नोट्स कब अच्छे होते हैं? जब उससे PYQ सॉल्व होने लगते हैं। तो आप NCERT दोबारा पढ़ लो, वो वीडियो क्लासेस जो किसी टीचर ने आपको दी थी वो दोबारा देख लो। अब आपने जो 3-4 साल में अंडरस्टैंडिंग बनाई है, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद दोबारा NCERT पढ़ोगे, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद दोबारा वीडियो देखोगे, तो कितनी ज़्यादा समझ में आएगी। यही तो तरीका होता है। लेकिन आप क्या कहते हो, नहीं वो तो मैंने देख रखी है, वो तो मैंने पढ़ रखी है, वो तो मैंने पढ़ लिया है, और उस चीज़ को दोबारा नहीं देते। हर बार नए रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं कि अरे इस कोचिंग के नोट्स आ गए, उस कोचिंग का वो आ गया, इसने वीडियो अपलोड कर दी, ये देख लेता हूँ, नहीं इसकी टेस्ट सीरीज़ कर लेता हूँ। नहीं, हर बार बेसिक को रिपीट करना पड़ेगा ताकि वो बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग हों और स्ट्रॉन्ग हों। आपको समझना होगा, आपको अहमियत समझनी होगी हर बार रिपीट करने की। जो आप ये सोचते हो कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, उस 3 साल के एक्सपीरियंस को ले करके शुरू से शुरू करो, तो सोचो कितना अच्छा पढ़ पाओगे। समझे? तो आपको शुरू से शुरू करने की हिम्मत रखनी होगी, अपनी लर्निंग्स को अनलर्न करना होगा। जो चीज़ें गलत सीख ली हैं उन्हें आगे लेके नहीं बढ़ सकते हमें शुरू से शुरू करके उन नई चीज़ों को सीखना होगा। समझे? तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इन मुद्दों पर हम आगे बात करते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही। और हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार, और हो सके तो फीडबैक भी दीजिएगा। पृष्ठ गुरुकुल, मिलते हैं आप सभी से फिर से। अपना ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि समय बर्बाद ना करें। समय बहुत कम है और ये बहुत कम लोग जानते हैं। धन्यवाद।